ये है कि इस राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार कौन, और हमारे जननेता इस राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश जोशी, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं गरिमा दसोनी जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार निशित जोशी और हमारे सहयोगी पंकज पवार। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जोशी जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अब जब हर कोई ये पूछ रहा है कि आपके राज्य में क्या चल रहा है, एक तरह का मजाक बन गया है आपका राज्य, आप मुझे बताइए कि हम उनको क्या जवाब दें। देखिए रमेश जी, राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां ये समय समय पर बदलती हैं, और ये जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से परिस्थितियों का जो है कि इस तरह से बदलना और उनका जो है कि आगे बढ़ना, और उसी में से हम लोगों को राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, उसमें से रास्ते तलाशने पड़ते हैं, रास्ते निकालने सर, पड़ते हैं। मैं आपसे आध्यात्मिक जवाब नहीं मांग रहा हूं सर। आपने चुनाव से पहले तो ये नहीं कहा था ये सृष्टि का नियम है कि परिवर्तन संसार का नियम है और हम मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं सर, ये एक तरह के हर उत्तराखंडी कितनी पीड़ा से आज गुजर रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते सर। देखिए उत्तराखंड के अंदर कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन मुख्यमंत्री बदल रहा है, उत्तराखंड की पीड़ा रमेश जी ये नहीं है। उत्तराखंड की पीड़ा है बेरोजगारी, उत्तराखंड की पीड़ा है उत्तराखंड का पलायन, उत्तराखंड की पीड़ा है वहां का स्वास्थ्य, वहां की शिक्षा, वहां का सड़क, वहां का परिवहन, वहां की अन्य व्यवस्थाएं। देखिए, अगर आप 4.5 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे, क्योंकि आप तो उस सरकार के बिल्कुल पार्ट रहे हैं, तो आपको मैं बतलाऊं कि भाई हम लोगों ने इन 5 वर्षों में जिस विषय को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, हमारा नेतृत्व जिस विषय को लेकर के गया था, वो काम हमने किए हैं। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप लगाना ये एक अलग विषय है। देखो, इसके लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, इसके लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। क्या आप बताइए, किसी ने कभी सोचा था कि पहाड़ में रेल भी चढ़ेगी, पहाड़ में रेल की लाइन बनेगी? क्या किसी ने सोचा था कि पहाड़ के अंदर 12 मीटर की सड़कें चौड़ी बनेंगी? क्या किसी ने सोचा था कि इस प्रदेश के अंदर 20,000 परिवारों को हम 2 गाय और उसके साथ जो है कि उनके सारे चारे की व्यवस्था कर देंगे? कि 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल जाएंगे? क्या किसी ने सोचा था कि हमारे मुख्यमंत्री को दिल्ली में 12 घंटे इंतजार कराया जाएगा? देखिए, 12 घंटे 14 घंटे का कोई इंतजार नहीं था माननीय मुख्यमंत्री जी। 3 दिन की जब हमारा चिंतन और मनन शिविर हुआ था, तो देखो, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आज भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पौड़ी से हैं, इसलिए जो है कि वो 3 दिन से या 12 घंटे से 14 घंटे से अगर दिल्ली में बैठे थे तो वो राज्य की परिस्थितियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब वो उस समय मुख्यमंत्री थे कि भाई हम लोगों ने क्या वहां पर कोई विषय रखे, किन विषयों से जो है हमको आगे बढ़ना है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा रहे थे। कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि वो वहां पर बैठ करके कोई इस तरह का वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब वो आप लोगों से उनकी बात दिल्ली में हुई, उन्होंने बहुत क्लियर और साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं अपने हरिद्वार में जो कावड़ का मेला होना है उसके विषय में मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात की कि भाई कोरोना का काल है, नहीं कर पाएंगे। मैंने दिल्ली में जो हमारे भारत सरकार से हमको और प्रदेश के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलना, मैंने गरिमा जी आ रहा हूं। सुरेश जी, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या बीजेपी जो कर रही है, सुरेश जोशी उसको ठीक बता रहे हैं? आप इंडोर्स करते हैं कि मेरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, आपकी पार्टी, वो बिल्कुल ठीक कर रही है? बार बार अस्थिरता का ये जो माहौल है, ये ठीक है, ये प्रदेश के भले में है? देखिए, मैं उस आइडियोलॉजी को मानता हूं, मैं उससे पोषित उस आइडियोलॉजी से हूं कि जिसमें हम लोग सामूहिक नेतृत्व के आधार पर सामूहिक विचार करते हैं और सामूहिक विचार करके उसका निर्णय लेते हैं, और सामूहिक विचारों के निर्णयों के बाद हमारे यहाँ नेता का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ कैडर का महत्व है, हमारे यहाँ संगठन का महत्व है। हमारे यहाँ नेता के पीछे भीड़ नहीं चलती है, हमारे यहाँ जो है कि कार्यकर्ता के लिए सारे नेता लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं आप विचारधारा को फॉलो करते हैं, आपका हर फैसला दिल्ली से होता है, आप कैबिनेट एक्सपेंड नहीं कर पाते क्योंकि दिल्ली से आपको हरी झंडी नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा सर। रमेश जी, रमेश जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखो, पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, किस मीडिया चैनल ने ये दिखाया कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और उस मुख्यमंत्री को लेकर के किस नेता ने हमारी बाइट दिया? बताइए भाई। ये देखिए, अगर आप इसी को अन्य दलों की बात करेंगे तो किस तरह से फुटबॉल हो रही है, वो सब आपके सामने है। ठीक है कि मैंने कहा कि मैं बीजेपी पे आता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूं दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। अरे सीएलपी लीडर हमारे आपके विधायकों के बीच में से बनना है, वो देहरादून में तय हो जाता। एक तरह से दोनों पार्टियों के लोगों को यह लग रहा है कि साहब पार्टी तो हमने उत्तराखंड में चुनी लेकिन सारे फैसले दिल्ली में हो रहे हैं। आप क्या कहेंगी?
आपके इस सवाल पर मैं थोड़ी देर में आती हूँ भट्ट जी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है उत्तराखंड के अंदर, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये केवल उत्तराखंड पहला राज्य नहीं है जहां भाजपा ने इस तरह की पार्टी अपनाई है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर तीन तीन मुख्यमंत्री 5 साल के अंदर भाजपा ने बदले, और यहाँ पर तो ये दूसरा कार्यकाल है जिसमें तीसरे मुख्यमंत्री की ताजपोशी यहाँ पर होने जा रही है। मैं शॉक्ड और सरप्राइज हूँ जब राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता इस तरह की बात कहें कि मुख्यमंत्री बदलना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स के रूप में वो बेरोजगारी, सड़क, परिवहन ये सब गिना रहे हैं। क्या जोशी जी को ये पता नहीं है कि वो बेरोजगार, वो सारे लोग जो सिस्टम से परेशान थे, उपनल कर्मचारी, मनरेगा या नर्सिंग वाले, एनएचएम वाले, उनके प्रतिनिधि मंडल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ राजधानी में एकत्रित हुआ। उसके बाद उनका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला, तीरथ रावत को अपना मुख्यमंत्री समझकर उनको आश्वासन मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया और वो अपने अपने गंतव्य स्थान तक चले गए। अब आपने तीसरा ला दिया, यानी कि 2 मुख्यमंत्रियों के सामने गुहार लगा चुके हैं बेरोजगार भी, महिलाएं भी, व्यापारी भी, किसान भी, समाज का हर वर्ग जो परेशानी से त्रस्त है, जो इस सरकार से परेशान है, वो अपनी गुहार 2 मुख्यमंत्रियों के सामने लगा चुका है। उसको आश्वासन भी मिल चुका है, अब तीसरे की ताजपोशी हो रही है। तो आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि मुख्यमंत्री तो हम कपड़ों की तरह बदलते रहेंगे, लेकिन मूल प्रश्न तो बेरोजगारी और महंगाई है जनाब। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए सवाल नहीं, और ये वहीं आपने प्रॉब्लम कहा कि तभी हमारी सॉल्व हो पार्टी सकती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। दुनिया का कोई देश राजनीतिक अस्थिरता के चलते इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। डेफिनेटली, मैं भट्ट जी अपनी बात पूरी कर लूं। अगर इनको सामूहिक नेतृत्व या सामूहिक या अगर चिंतन मंथन करते हैं तो प्रधान सेवक भी पिछले 7 सालों से हर मोर्चे पर सफल नहीं हुए हैं, पास नहीं हुए हैं, तो क्यों ना उनको भी बदल कर देखा जाए। प्रधान सेवक को भी तो एक बार बदल कर देखिए। आपने कहा कि कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे वहां नेता के पीछे भीड़ नहीं चलती, लेकिन हमने ये देखा कि उत्तराखंड में 2017 में 70 सीटों पे मोदी जी लड़ रहे थे। फिर जब लोकसभा का चुनाव आया तो 5 संसदीय सीटों पर मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे थे। मोदी की ही शक्ल को आगे करके, चेहरे को आगे करके आप लोग चुनाव लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम नेता के पीछे नहीं चलते। आपके वहां मोदी जी के अलावा ओके, के पास ओके, इक्का है कौन? सुरेश जोशी जी, 57 विधायक सुरेश जोशी जिन पर जी, आपके दल ने विश्वास नहीं किया। सुरेश जोशी जी, उन 57 में से अगर कोई लायक होता तो उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता ना। सुरेश जोशी जी, जो संवैधानिक बाध्यता की बात की जा रही है, सर आपके पास देश के सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ हैं दिल्ली में, क्या उन्होंने तब आपको नहीं बताया था कि साहब ये प्रॉब्लम से आप जूझेंगे आने वाले समय में? दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर, असली बात तो यह है कि आप लोगों ने अपने किसी विधायक पर भी भरोसा नहीं किया। तो सवाल यह है कि सर ये राजनीतिक अस्थिरता तो आपने थोप दी है उत्तराखंड के ऊपर। देखिए रमेश जी, आपके प्रश्नों का भी मैं उत्तर दूं। मेरे प्रतिपक्ष की जो बहन हमारी गरिमा जी है, जिन्होंने वो आरोप लगाए, मैं उनका भी उत्तर दे दूं। मैं दोनों का उत्तर दे देता हूं। इन्होंने कहा कि जो बेरोजगार हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। हमने मनरेगा से लेकर उपनल कर्मचारियों से लेकर के पीआरडी के जो जवान थे, उन सभी की समस्याओं का समाधान हो चुका है और उनका जो वेतन पिछला रुका हुआ था, उस वेतन का जो है कि हमने गवर्नमेंट आदेश, उसका जो जियो है वो भी जारी कर दिया है। और आगे जो उनकी दिक्कतें हैं उसके लिए एक कमेटी बनी है, निश्चित तौर पर उसको भी दिक्कतों को हम दूर कर देंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आरोप किसी पे भी लगाना बहुत आसान होता है। जब आप सरकार में थे तो बीएड बेरोजगार जो थे उनकी किस तरह से पिटाई हुई, किस तरह से उनको जेल में डाला गया, क्या ये उस समय नहीं हुआ था क्या? क्योंकि जब हम आरोप लगाते हैं तो उसको हमको देखना भी चाहिए। इन्होंने किसानों की बात की, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के किसी भी गन्ना किसान का या किसी भी गेहूं और धान इन्होंने अभी विक्रय किया, किसी भी किसान का आज के दिन कोई बकाया नहीं है, सबको हमने भुगतान कर दिया है। ये उत्तराखंड देश का, मैं समझ सकता हूं कि पहला राज्य होगा। मैं आपकी बात से ये पॉलिसी मैटर्स, ये सब पे बात हो जाएगी सर। मूलभूत सवाल यही है कि अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा सर? सर मैं जानता हूं आप हस्तिनापुर से बधे हैं, आपकी एक लक्ष्मण रेखा है, लेकिन थोड़ा उत्तराखंडी होने नाते बताइए ना, क्या आप पीड़ित नहीं है? क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं है कि मेरी पार्टी ये कर क्या रही है? रमेश जी, देखिए, मेरे मन में तो आज भी प्रश्न है। मेरे मन में प्रश्न है
कि उत्तराखंड विकास में कैसे आगे बढ़ेगा। मेरे मन में आज भी प्रश्न है कि उत्तरकाशी से लेके कपकोट, बड़कोट या पिथौरागढ़ या चंपावत का डेवलपमेंट कैसे होगा। मैं उन प्रश्नों को लेकर के हमेशा आपसे भी चर्चा करूंगा, अपने संगठन से भी करूंगा, सरकार से भी करूंगा, देश से भी करूंगा। ओके, मेरे साथ निशित जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जरा टिप्पणी ले लेते हैं। निशित जोशी जी, आप सोचिए 20-21 साल में हम 10 मुख्यमंत्रियों के चेहरे देख चुके हैं। आपको लगता है कि उत्तराखंड प्रयोगशाला बन गई है साहब मुख्यमंत्री बदलने की? अरे प्रयोगशाला ही है, और उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा दुर्भाग्य है, विश्वास ही नहीं करते हैं। जो हाईकमान है किसी भी पार्टी के, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। निशित जी, मैं आपको प्रॉपर नहीं सुन पा रहा हूं, मैं पंकज को ले लेता हूं। पंकज, 17 साल से आप उत्तराखंड में रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप क्या मानते हो पंकज की वाकई ये हर उत्तराखंडी के लिए आज एक सोचने का विषय हो गया है? बिल्कुल रमेश है कि क्या आवाज निशित जी आगे। तो आवाज, हाँ निशित जी मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए निशित जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। उनको उत्तराखंडियों पे विश्वास ही नहीं रह गया है, उसको ऐसा लगने लगा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी का है, वो दिल्ली से मोहर लगा के भेज देते हैं कि ये प्रतिनिधि होगा। जब विधायक को क्यों नहीं दिया जाता है पूरा मौका कि वो अपनी लीडरशिप खुद चुने। सिर्फ एक मुख्यमंत्री 5 साल काम कर पाया है, वो भी उसके काल में, कांग्रेस के काल में बीजेपी ज्यादा अस्थिरता पैदा कर रही है। पहले भी अगर मैं कहूं कि हरीश रावत की जब सरकार चल रही थी तो बीजेपी ने ही अस्थिरता पैदा करवाई। इस समय बीजेपी अस्थिरता पता नहीं क्यों बार बार पैदा करती है, अपने यहां भी विपक्षी पार्टियों में भी करवा देती है। शायद उनको भरोसा नहीं रह गया, या उनको पता नहीं है उत्तराखंड की नब्ज क्या है, उत्तराखंड के लोग क्या हैं, उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे। ओके पंकज, आप जवाब दे दीजिए। पंकज देखिए रमेश जी, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके पंकज पवार जवाब देंगे। निशित जी आपकी बात ले ली मैंने। पंकज बहुत संक्षेप में अपनी बात। बिल्कुल रमेश जी, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है, अस्थिरता की बात हो रही है, इसकी वजह से जो विकास रुकने वाली बात है वो तो है ही, नौकरशाही सबसे पहले बेलगाम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। और वो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा समझने लगती है कि फिर काम नहीं होता है पूरे उसमें। अब त्रिवेंद्र जी हटे, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, और वो किस तरीके से उस समय नौकरशाही काम कर रही थी पिछले 3-4 महीने में, वो भी हमने देखा है। तो साफ तौर पर है कि अगर अनस्टेबिलिटी होगी, अस्थिरता होगी, तो प्रदेश का विकास नहीं होगा। अभी सुरेश जोशी जी एक बात कह रहे थे रमेश जी कि हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। कह रहे थे उनके लिए वाकई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप सोचिए 2007 से 2012 तक उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, और इस बार भी 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। वो ठीक कह रहे थे। और 2000 से लेके 2002 तक 2 बार मुख्यमंत्री बदले। तो सही तो कह रहे हैं वो कि उनके लिए मुख्यमंत्री बदलना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन उसमें एक बड़ी बात यह है ना कि उनके लिए भले ही मुख्यमंत्री बदलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलता है तो नौकरशाही के लिए एक तरीके से वो कठपुतली की तरह हो जाता है। दूसरी बात, एक पूरी प्रदेश भर में जो विकास की जो डोर होती है वो टूट जाती है। एक नया मुख्यमंत्री आता है, फिर वो सीखता है। आई थिंक यू हैव रेज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। गरिमा जी, ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला मामला है ना, जिसको एग्जीक्यूट करना है, जिस प्रोग्राम पॉलिसी की बात जोशी जी कह रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो फैसले लेने बंद कर देती है। वो विकास की डोर जो है उसमें ब्रेक लग जाता है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। गरिमा जी। डेफिनेटली इंस्टेबिलिटी की वजह से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होती है, ये बात तो है ही है। लेकिन इस प्रचंड बहुमत की सरकार में वैसे भी कौन सा ब्यूरोक्रेसी को लगाम लगा हुआ था? सारी ब्यूरोक्रेसी तो हावी थी, वही तो चला रही थी सरकार। रेखा आर्या एक मंत्री, उसके साथ 6 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों ने मना कर दिया सचिव बनने के लिए उनके विभाग में। कर्मकार बोर्ड में किस तरह से घमासान चल रहा था, वन विभाग में अपने अधिकारी के साथ कैसा घमासान चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि घुड़सवार पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इस 57 का जो बहुमत था
ये किस तरह के लोग विधानसभा में चुनकर आए थे, ये हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इनकी कुव्वत कितनी थी, इनकी काबिलियत कितनी थी, ये अधिकारियों को रेगुलेट करने की, अधिकारियों को डोमिनेट करने की या अधिकारियों से काम करवाने की इनकी कितनी क्रेडिबिलिटी या कह लीजिए टैलेंट था इनके अंदर, या कितनी नॉलेज थी इनके अंदर, वो हम सबको पता है। इसलिए ये बात तो दीगर है कि विकास के कार्य अवरुद्ध हो गए। विकास के कार्य हो ही कहाँ रहे थे? विकास गिनाइए तो सही। मैं तो कह रही हूँ सुरेश जोशी जी से कि 4.5 आपने खुद मोहर लगा दी, भाजपा ने खुद मोहर लगा दी कि 4 साल वाला मुख्यमंत्री भी फेल था, 4 महीने वाला मुख्यमंत्री भी फेल था, अब ये तीसरा या कहूं मैं 8वां 11वां मुख्यमंत्री देखेगा ये प्रदेश, छोटा सा प्रदेश, कमोबेश नया प्रदेश, कमोबेश गरीब प्रदेश, छोटा सा हमारा राज्य। गरिमा जी, मैं सुरेश जोशी जी को ले आता हूं अब, 11 में से बिकॉज 11 में से 8 मुख्यमंत्री लादने का और थोपने का। जोशी जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने इंस्टेबल गवर्नमेंट्स दी। मैं जोशी जी बड़े सम्मानित मेरे आदरणीय पत्रकार भाई हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने पूरे 5 साल किए, उसके बाद विजय बहुगुणा जी आए। विजय बहुगुणा एक ऐसे व्यक्ति जो दैवीय आपदा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मिसहैंडल कर रहे थे, तो क्या हमने सही किया या गलत किया उनको हटाकर? मैं आपके कोर्ट में, आपकी अदालत में ये फैसला रखती हूँ कि विजय बहुगुणा को हटाना चाहिए था कि नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो दवाइयों की पेटियों को हेलीकॉप्टर से नीचे उतार रहा था और बियर की क्रेट्स अपने हेलीकॉप्टर में रख रहा था, ऐसे व्यक्ति को अपदस्थ कर देना ठीक था या नहीं था? ओके, तो सुरेश कांग्रेस जोशी पार्टी जी ने 3 जरूर दिए। ओके, सुरेश जोशी जी, एक आम आदमी जो मैं देख रहा हूं, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से आप सवाल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और मैं गरिमा जी और सुरेश जोशी जी से भी कहूंगा कि अगर मेरे पास कोई सवाल आता है मैं आपको दूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। जोशी जी, अगर ईमानदारी से बताइए, अगर एक व्यक्ति आके आपसे पूछे कि जोशी जी ये बताइए, हमने तो आपको डबल इंजन की सरकार के नाम पे ऐतिहासिक 2/3 मैंडेट दिया, आपको 5 सांसद दिए, अब आपने उसको नहीं चला पाए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम कैसे आप पे भरोसा करें? तब आपका क्या जवाब रहेगा सुरेश जी? रमेश जी, मैं तो पहली बात तो यह कि जो आपने ईमानदारी का शब्द प्रयोग किया, मैं उस ईमानदारी से ही आप ही से पूछना चाहता हूं कि जब हम 2017 के चुनाव में गए थे, हमने ईमानदारी से वोट मांगा था कि भाई हम उत्तराखंड का विकास करेंगे, आप उत्तराखंड के विकास के लिए हमको वोट दीजिए। उत्तराखंड की जनता ने हमको उत्तराखंड के विकास के लिए वोट दिया और हमने ईमानदारी से, मैं उस व्यक्ति से और आपसे जो आपने प्रश्न किया है, आपको ये उसका उत्तर भी दूंगा और आपसे ये भी पूछूंगा कि भाई हमने क्या ईमानदारी से 4.5 साल सरकार नहीं चलाई क्या? 4.5 साल की सरकार में क्या हमने उत्तराखंड का विकास को अवरुद्ध होने दिया क्या? क्या उत्तराखंड की बेरोजगारी को हमने जो है कि कोरोना के काल में भी हमने स्वास्थ्य विभाग से लेकर के सारे विभागों में नियुक्तियां की नहीं क्या? क्या इस तरह की महामारी जो एक नया नवोदित राज्य था, जिस राज्य के पास संसाधन नहीं थे, उसको हमने टैकल नहीं किया क्या? क्या उत्तराखंड को जो है हमने पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया नहीं किया? क्या हमने एजुकेशन में उत्तराखंड को आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया? सर, ये आरोप आप बहुत अच्छी डिबेट कर लेते हैं, नॉन स्टॉप आप बोल रहे हैं। चलिए, मैं हाईकोर्ट की टिप्पणी, परसों 3 दिन पहले की टिप्पणी, हाईकोर्ट ने आपको लेके क्या कहा? हाईकोर्ट ने आपकी एसओपी को रद्द कर दिया और आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह डिस्ट्रस्ट है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप 4 धाम यात्रा शुरू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप मिसहैंडल कर सकते हैं। आप सर, ये तो हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि हम उन सचिवों की सैलरी रोक देंगे अगर परिवहन निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी गई। सर, ये एक पिलर का दूसरे पिलर के खिलाफ एक मिसट्रस्ट है। अब आप मुझे बताइए, अगर इतना ही सब कुछ हो रहा है तो हाईकोर्ट इतनी टिप्पणियां क्यों कर रहा है? देखिए, मैं आपको इसका भी एक बहुत सीधा सा प्रश्न मैं आपको दे दूं। देखिए, इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर एक तरफ न्यायपालिका, एक तरफ कार्यपालिका, एक तरफ व्यवस्थापिका, एक तरफ आप हैं चौथे, जिसको 4th पिलर हम लोग कहते हैं, तो आपका दायित्व है प्रश्न पूछना और मेरा दायित्व है उसका उत्तर देना। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का काम है उसको संपादित करना और उसको व्यवस्थित करना। न्यायपालिका का काम है उसको अगर कोई विषय गलत दिख रहा है तो उस गलत विषय पर टिप्पणी करना। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि ये वही न्यायपालिका है जिस न्यायपालिका ने एनएच घोटाले में, एनएच का घोटाला किसने किया और एनएच घोटाला कहां से शुरू हुआ, उस एनएच घोटाले में 56-57 अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल डाला। तो क्या ये फैसला क्या अनुचित था? सर, उस घोटाले में बड़ी मछलियां बच गई और सीबीआई जांच हुई नहीं
और सीबीआई जांच इसलिए नहीं हुई देखिए। क्योंकि नितिन गडकरी जी नहीं चाहते थे। नहीं देखिए ये सच बात है सर, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। नहीं देखिए, आपने जो कहा कि नितिन गडकरी जी नहीं चाहते थे, नितिन गडकरी जी ने उसको सिर्फ उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को यह कहा था कि भाई आपके स्टेट के अंदर जो रेवेन्यू क्राइम हुआ है, आप उस रेवेन्यू क्राइम की सीबीआई जांच कराइए, लेकिन इसमें जो एनएच के अधिकारी हैं, जो कार्यदायी संस्था है, उसका तो कोई रोल नहीं है, उसका रोल भी नहीं था। भाई घोटाला तो जमीन खरीद में हुआ था और उस घोटाले का पैसा कांग्रेस के अकाउंट में आया हुआ था, जो प्रूफ है, और जिसमें आज भी सीबीआई जांच हो रही है, जिसमें उनके तत्कालीन जो नेता थे, जिन्होंने जो है कि उस समय स्कैंडल करके सरकार बनाने गिराने की बात की थी, नहीं, उस रेवेन्यू मामले में सीबीआई जांच नहीं हो रही है सर। सरकार गिराने को लेकर उस पे तो सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन ये जो मुआवजे वाली बात है, इस पे जांच नहीं हो रही है सर सीबीआई। मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरे प्रश्न, आप अपने जो मैंने उत्तर दिया उसको आप नहीं सुन पाए अच्छी तरह। मेरा कहने का मतलब यह है, नितिन जी ने कहा कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर है उसमें स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई जांच कराए या कुछ भी कराए, लेकिन इसमें जो कार्यदायी संस्था एनएचआई है वो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उसकी सीबीआई क्यों जांच हो रही है, उनका सिर्फ इतना कहना था। लेकिन जब एसआईटी ने जांच की, जब प्रदेश की पुलिस ने ईमानदारी से जांच की, तो पुलिस की ईमानदारी और उसकी जो है कि जांच ही में जो है इतने अधिकारी जेल चले गए और उसमें बहुत क्लियर हो गया कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन लोगों के द्वारा ये घटना हुई है। तो इसलिए जो है कि इस विषय को इस रूप में कहना, मैं आपको जो लोग आए उसके अलावा कोई लोग इन्वॉल्व थे तो आप नाम ले सकते हैं उनका। कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी इन्वॉल्व थी, आप उनका नाम ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस देश के अंदर न्याय है। हम कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। लालू जी को जेल जाने में जो राजस्व मंत्री हैं वो अब आपकी पार्टी में है सर। देखिए, सुनिए, देखो कौन मेरी पार्टी में है, कौन दूसरी पार्टी में, प्रश्न ये खड़ा नहीं होता रमेश जी, प्रश्न ये खड़ा होता है अपराध किसने किया, अपराधी कौन है, अपराधी कौन है। भट्ट जी, आई वुड लाइक टू कमेंट। ओके, प्लीज नहीं, ओके, नहीं, सुनिए, जोशी जी एक मिनट, जोशी जी बोलिए। हाँ, देखिए, मैं आपको जो आपका मूल प्रश्न है उसका उत्तर दे दूं। 15 मिनट से जोशी जी अनवरत बोले चले जा रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं तो कुछ भी बोल रहे हैं, फिर कहेंगे आप इंटरप्ट कर रही हैं। सुनिए, आप फैक्चुअल नहीं बोल रहे हैं, आप फैक्चुअल नहीं बोल रहे हैं। वो चिट्ठी हमने भी पढ़ी गडकरी जी की। डोंट ट्राई टू टीच अस कि गडकरी ने ये लिखा था, उसके निहितार्थ क्या निकल। गडकरी जी आप निहितार्थ नहीं बता के गए थे। गडकरी जी ने जो लिखा था वो हमने भी पढ़ा, जी ने भी पढ़ा। तो डोंट ट्राई टू टीच अस रॉन्ग फैक्ट्स। आप मेरे टीचर नहीं हैं। आप जो है यहाँ पर जनता के सामने रॉन्ग फैक्ट्स रख रहे हैं, बिल्कुल रॉन्ग फैक्ट्स। बिल्कुल आप आपत्तिजनक बोल रहे हैं, मैं फिर भी चुप रही हूँ। आप 15 मिनट से लगातार आपत्तिजनक बोल रहे हैं और झूठ परोस रहे हैं, जैसा झूठ आप पिछले 1 महीने से परोस रहे थे। मैंने आपको 17 जून से लेकर आपके सारे प्रवक्ताओं को बोला राजनीतिक अस्थिरता आ रही है प्रदेश के अंदर। मैंने कहा था संवैधानिक संकट आ रहा है प्रदेश के अंदर। आप लगातार बहस करते रहे, आप लगातार कुतर्क करते रहे। आप मेरे साथ कई डिबेट्स में जुड़े जिसमें आपने कुतर्क किया कि हमारे मुख्यमंत्री 200% चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए, झूठ नहीं तो क्या भरोसा आपने जनता को। मैंने सोनिया से बड़ा कुतर्क किया क्या, मैंने प्रियंका से बड़ा कुतर्क किया क्या, मैंने नहीं। आप मेरे राष्ट्रीय नेताओं, मैं भी फिर मोदी के लिए फेंकू से लेकर बहुत सारे शब्द बोलूंगी। मुझे लगता है मेरे नेताओं को संबोधन आदर पूर्वक कीजिए, नहीं तो फिर मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं जिनसे संज्ञाओं से विशेषणों से मैं नवाज सकती हूँ। मैं आपके नेताओं को भी विशेषणों से नवाज सकती हूँ। आप जब सोनिया जी का नाम लेंगे आप आदर से लेंगे। मेरे एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्षा हैं, आप भी प्रवक्ता हैं। वही दीजिए दुनिया को जो आप स्वीकार कर सके। फिर मैं भी अनादर और अपमान करूंगी, आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जेल जाने वाले हैं ये सारे बेल के नेता हैं। जोशी जी, हम लोग एक मिनट, गरिमा जी एक मंत्री बनाते हो देश का, एक स्टेट की बात कर रहे हैं, आप क्यों सेंट्रल लीडरशिप में चले गए सर? ओके, राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी मोटी मोटी गड्डियां लेते हुए पकड़ा गया ऑन स्क्रीन टीवी पर, ऑन स्क्रीन नेशनल चैनल्स ने चलाया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मोटे मोटे नोटों की गड्डियां लेते हुए। हम डीरेल कर रहे हैं गरिमा जी, हम लोग डीरेल कर रहे हैं। और तीन आपके यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता यौन उत्पीड़न में हमारी मातृशक्ति के बलात्कारों में फंस रहे हैं। आप किस मुंह से बात करते हैं? चुल्लू भर पानी दीजिए, कहीं ढूंढिए चुल्लू भर पानी। आप लोग जेल से बेल पे है नहीं है, जोशी कितने दिन की इन लोगों के पास सोनिया जी, राहुल जी, नेहरू जी, इंदिरा जी के अलावा कोई बात ही नहीं है।
गरिमा जी चल रही है उत्तराखंड पर, आप पहुंच गरिमा गए जी सोनिया जस्ट जी होल्ड पर। फॉर ए सेकंड। गरिमा जी उत्तराखंड पे बात नहीं करनी आती ओके क्या जोशी, आप लोगों को? ओके गरिमा हमारे जी, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास ओके, पहुंच जाते हैं। ओके गरिमा जी, क्योंकि आपके पास गौरवशाली इतिहास पुरुष नहीं है, इसलिए आप ओके, हमारे इतिहास पुरुषों पर ओके, इस तरह गरिमा की जी, टिप्पणी गरिमा करते जी, हैं। एक Because मिनट। you don't have anybody. ओके आपके पास गरिमा है ही नहीं कोई। जी, होल्ड फॉर ए सेकंड गरिमा जी, एक मिनट। नहीं, this debate is on Uttarakhand हाँ, and instability. obviously, मैं आ रहा देखिए हूं। डिबेट खराब मैं नहीं करता, Which कभी डिबेट आप BJP has खराब given करती us. हैं। ओके। और आप सोनिया क्यों जी, शुरुआत राहुल कर जी दी और अगर? प्रियंका आप जी पर कौन पहुंच होती है जाते मेरे हैं। को? ओके What a एक shame मिनट, it is. एक What a मिनट shame, सुरेश गरिमा जोशी जी, जी. What a जोशी shame. जी प्लीज प्लीज, आप हम एक बहुत राष्ट्रीय दल के सीरियस मुद्दे पे प्रवक्ता बात हैं। कर रहे हैं सर। आपको कम इस से कम स्टेट issue के पर भविष्य बोलना का आना मुद्दा है चाहिए। सर। मुद्दों मैम पर इस स्टेट केंद्रित रहना आना के चाहिए एक प्रवक्ता होने के इस नाते। स्टेट के फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। मैम प्लीज एक मिनट के लिए रुक जाइए। जोशी जी, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि हम विधानमंडल दल की बैठक क्यों बुलाते हैं, क्योंकि पिछली बार जो बैठक बुलाई गई थी उसमें एक फोन कॉल पे बता गया था कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। विधायकों से तो पूछा भी नहीं गया, उनकी राय तक नहीं ली गई सर। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जब हम लोग चर्चा करते हैं तो चर्चा से भटके ना। बिल्कुल। देखिए ऐसा है बहुत सर आप बहुत पहुंच अच्छी गए, तरीके से सोनिया हम लोग गांधी, चर्चा- राहुल सुनिए, गांधी, उन पे सुनिए, आप पहुंच नहीं, गए मैं सर, नहीं क्या पहुंचा। मतलब है सर? मैं नहीं अच्छा, कौन पहुंचा। रहा है? देखिए सुनिए रमेश, ओके क्या एक बार गरिमा जी, एक जोशी मिनट, जी, एक मिनट वाह, गरिमा जी, सुनिए, सुरेश जी वाह। बोलिए, सुनिए, बोलिए। हाँ सुनिए, देखिए आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा निकाल लीजिए, शुरुआत कहां से हुई है। देखिए मैंने कोई शुरुआत नहीं की, मैं शुरुआत करता भी नहीं करता। मैं किसी भी चैनल पे जब बैठता हूं तो मैं पूरी बात विपक्ष से जितने मर्जी आरोप लगाए, मैं मर्यादित जो आरोप होते हैं सबका जवाब देता हूं। पूरी लेकिन मुझे डिबेट आपने प्रश्न ये केंद्रित कर दी अब ये NH-74 शुरू हो पर, गई। पूरी अब ये डिबेट शुरू हो केंद्रित गई। कर दी सोनिया और राहुल पर, अरे भाई, और उसके आप बाद भी कह रहे हैं मैं विषय से सुनिए। भटकता नहीं। ओके What गरिमा a- जी, सुनिए, एक मिनट सुनिए, गरिमा जी, मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे विधानमंडल दल की बैठक क्यों बुलाई जाती है इसका जवाब दे दीजिए जोशी जी बस, फिर मेरे और भी गेस्ट मेरे साथ हैं। देखिए रमेश जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि मुझे भी 15 मिनट और आपके साथ जुड़ना है, 11:15 तक हूं, मैं भी 12:30 हो गया। जा। देखिए मैं बड़े निवेदन पूर्वक आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत अगर कोई भी नेता चुना जाता है तो विधानमंडल दल ही उसको नेता को चुनता है। लेकिन उस बंद कमरे के अंदर, देखो मैं कभी विधायक रहा नहीं, मैं कभी नहीं, विधानमंडल मैं दल बता की रहा हूं ना बैठक में आपको, बैठा मैं भी तो नहीं। विधायकों से सुनिए, बात की सुनिए, थी, सुनिए, उन्होंने सुनिए, कहा था हमें बुलाया देखो, और हमें नाम सुनिए। सुनाया और बोले जाओ। नहीं देखिए मैं अच्छा मैं मैं इसलिए कह रहा हूं अच्छा कि भाई मैं ही नहीं, सुनिए, मैं ही नहीं, एक मिनट, हाँ। पंकज भी था। सुनिए, पंकज जरा आप बताना क्या हुआ था करके। हाँ बिल्कुल, रमेश दा, अगर जो विधानमंडल दलों की जो बैठकें मैंने आज तक देखी हैं उसमें नाम आता है या तो पर्ची में या फिर फोन पे बता दिया जाता है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसमें हम तो स्पेकुलेशन किसी और नाम का कर रहे थे और नाम एकाएक वहां पर आया तीरथ सिंह रावत का। अच्छा ये सोच तो सुरेश जोशी जी को भी नहीं आई कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकते हैं करके। देखो सुरेश जोशी जी, आप ईमानदारी से कहिए, आपको भी ये बात नहीं मालूम थी कि ऐसा नाम आ जाएगा सरप्राइजिंग करके? देखिए मैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी को रमेश जी जानता हूं, जितना मैं समझता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, वो विधायक सांसद हो या ना हो तो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हाँ, फिर क्योंकि उसको हटा भी यहाँ दिया पर जाता है। कार्यकर्ताओं का चयन होता है, ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी परिवारवाद है। से तो बाहर निकलिए पहले, अब ये देखिए, अब ये शुरू परिवारवाद हो से गया, तो बाहर देखिए। निकलिए। अब रितु मैं क्या बोलूं? खंडूरी, सौरभ बहुगुणा, अब ये शुरू हो गया ना, संजीव रमेश जी, आर्य, कोई भी बहस नहीं व्यक्ति होती तब है। बनेगा। नहीं, सच देखिए, बहुत देखिए, कड़वा होता देखिए। है, सच बहुत कड़वा ओके होता एक है। मिनट गरिमा जी, एक क्या मिनट, क्रेडिबिलिटी? एक मिनट जोशी जी को जवाब दे दीजिए, फिर आप गरिमा जी अपना टाइम ले लीजिएगा। जोशी जी प्लीज। ठीक ठीक। देखिए मैं रमेश जी अगर बोलूंगा तो फिर बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। अब ऐसा है ना, मुझे परिवारवाद सिखाया जा रहा है। देखो अब मैं फिर अगर ऊपर बढ़ूंगा तो आप कहेंगे हमारी राष्ट्रीय नेताओं पर आप जो है कि क्यों फैसला लेते हैं, क्यों बोलते हैं। एक मतलब इसका मतलब नहीं क्या है नहीं, कि तो आपने आपको चैनल आपको में- अधिकार नहीं है हमारे गरिमा जी परिवार एक पे बोलने सेकंड, का। गरिमा जी प्लीज एक मैं भट्ट जी पिछले 20 मिनट से केवल जोशी जी को सुन रही हूँ और एक आप मिनट मुझसे जोशी चुप रहने के जी, लिए मैं कह आ रहे रहा हैं। हूं, मैं गरिमा जी, Since 20 गरिमा जी, minutes he is speaking. आई विल गिव यू 3 मिनट्स, मुझे बस एक सेकंड दीजिए। जोशी जी कंप्लीट करिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक देखो परिवारवाद की बात हो रही है, तो परिवारवाद कहां से शुरू हुआ? हम तो अभी राजनीति में जो है कि मैं कह सकता हूं कि जुम्मा 15-20 साल के खिलाड़ी हैं। अगर 1947 से अगर परिवारवाद की बात करते हो तो किस परिवार ने इस देश पर राज किया और किस तरह से राज किया, वो इतिहास मुझे ओके। बताना पड़ेगा। अच्छा क्या मैं अगर आपसे है? पूछूं सुरेश जोशी जी, आपका भी तो इस्तेमाल आपकी पार्टी नहीं कर पा रही है। बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, लीडर, वेरी क्रेडिबल जे- लीडर, मैं आपको जानता हूं, आपकी कैफियत को समझता हूं, आपकी समझ को समझता हूं, उत्तराखंड के लिए आपके प्रेम को समझता हूं। आपका क्या इस्तेमाल है? आपको वनवास में भेज दिया है इतने पूरे टाइम से पिथौरागढ़, आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाए सर? आपको नहीं पीड़ा होती इस देखिए- बात को लेकर?
देखिए रमेश जी, मैं 2-3 बातें आपको बतलाऊं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहली बात तो ये है कि मैं ईमानदारी से आपको इस चैनल पे बोल रहा हूं, मैं किसी पद के लिए या किसी अन्य लाभ के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से इस बात को बोल रहा हूं। मैं ये भी आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं अपना जो है कि अगर मैं राजनीति भी कर रहा हूं तो मैं राजनीति से अपने को जो है कि व्यापारी के दूसरे रूप में कहीं संबद्ध नहीं करता हूं। मैं अपनी स्थितियां, अपनी परिस्थितियां स्वयं करता हूं। लेकिन मेरा एक स्वभाव है कि बहन गरिमा जी को ये बात मेरी थोड़ा शायद गलत लगेगी, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर हमको जो है कि एक बात की पीड़ा जरूर होती है कि भाई उत्तराखंड में चाहे कोई भी दल हो, उस दल को जो है कि उत्तराखंड की सोच के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए व्यक्तियों को, और उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन सुनिए, जहां तक आप व्यक्तिगत मेरी बात कर रहे हैं, मेरी कोई ऐसी आशा अपेक्षा अपने दल से नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में प्रसन्न हूं। मैं इसलिए अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जिस पौधे को हमने 1983 में स्थापित किया था, मैं 1983 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के रूप में मैंने काम करना शुरू किया, तब से लगातार मेरे को अलावा आपके पास चॉइस भी तो नहीं है सर। चॉइस कहां है? नहीं, देखो, नहीं, सुनिए, चॉइस राजनीति में रमेश जी अगर आदमी करना चाहे बहुत चॉइस होती है। मैं गरिमा जी को बहुत मैं आपसे पूछ लिया। गरिमा जी, अभी एक झगड़ा तो ये मुख्यमंत्री का है, मैडम ये सीएलपी लीडर का झगड़ा दिल्ली कैसे पहुंच गया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि कब तक दिल्ली दरबारों में हमारे राज्य के फैसले होते रहेंगे? एक हफ्ते से मैं सुन रहा हूं कि फला व्यक्ति सीएलपी लीडर बन गया, फला प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये कैसे चलेगा? मैम, आप ये आपकी पार्टी के अंदर भी तो यही प्रॉब्लम है, ये कोई बीजेपी एक्सक्लूसिव नहीं है। बीजेपी में मानता हूं कि वो ज्यादा जिम्मेदार है इंस्टेबिलिटी के लिए, लेकिन मैम आपकी पार्टी में भी तो ये सब कुछ हो रहा है। इट वॉज वेरी सैडनिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। मुझे लगा कि पूरी डिबेट जो है जोशी जी के ऊपर केंद्रित है, फोकस्ड है। जोशी जी का करियर, जोशी जी कुछ क्यों नहीं बन पाए, नहीं, और जोशी जी ने क्या कहना है। मैंने इसलिए नहीं पूछा, मैंने कहा उन्होंने, प्लीज बताइए, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं वही बता रही थी आपको। मैंने कहा भी था कि मैं आपके सवाल पर आऊंगी अपने नेता प्रतिपक्ष के। मुझे भट्ट जी एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष 1 दिन में चुनता है, 10 दिन में चुनता है, 15 दिन में चुनता है। उससे राज्य का कोई अहित हो रहा है क्या? उससे राज्य की गतिविधियां अवरुद्ध हो रही हैं क्या? उससे राज्य के विकास पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हम मॉनसून सत्र से पहले अपना नेता प्रतिपक्ष दे देंगे। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा राजनीति खोजी जानी चाहिए। और देर क्यों लग रही है, लेकिन मैं आपको जवाब देती हूँ। देर इसलिए लग रही है बिकॉज इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हमारे सारे लीडर्स इस समय एक अम्ब्रेला के नीचे दिल्ली में हैं। हम चुनाव में जाने वाले राज्य हैं। हमने कई और पहलुओं पर चर्चा करनी है। हमने अपनी कैंपेनिंग कमेटी के बारे में डिसाइड करना है, हमने मीडिया कमेटी के बारे में डिसाइड करना है, हमने इश्यूज पे डिसाइड करना है कि हम कौन से इश्यूज को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हम किस किस तरह से प्रदर्शन करेंगे, हमारे प्रदर्शन कितने स्टेजेस में होंगे, हमारे कौन से फ्रंटल संगठन को हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे। ये सारी चीजों का खाका वहां तैयार हो रहा है वंस एंड फॉर ऑल। शायद क्योंकि बार बार लोगों के अपने पारिवारिक कमिटमेंट कह लीजिए, या कोरोना संकट कह लीजिए, लॉकडाउन कह लीजिए, कर्फ्यू कह लीजिए, हमारा नेतृत्व एक लंबे समय से साथ में नहीं बैठ के रणनीति तय कर पा रहा था, क्योंकि कर्फ्यू अलग अलग स्टेट्स में था, अलग अलग एसओपीज जारी हो रखी थी। तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम चुनावी खाका पूरी तरह से तैयार करें और उसको लेकर फिर हम जनता के सामने। निशित जोशी जी बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हैं। निशित जोशी जी, आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है जब बात आती है दिल्ली से रिमोट कंट्रोल की? जी, अगर बीच में कोई न टोके तो मैं 2-3 मुद्दों पे बात करूंगा। प्लीज। सबसे पहले, इस समय अनस्टेबिलिटी पैदा किसने की? पावर में आए, 57 सीटें आई, एक सरकार चल रही थी, एक आदमी को आपने मुख्यमंत्री बनाया। अचानक ऐसे क्या कारण हो गए कि आपने उसके 4 साल पहले पूरे होने के पहले उनको हटा दिया? कौन लोग हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं कि अनस्टेबिलिटी हो रही है? किसकी नाराजगी से आप डर जाते हो? ये तो बीजेपी हाईकमान का हाल। चलिए, दूसरे आदमी को चुन लिया आपने, अब क्यों डर गए? तो डरे हुए लोग, दिल्ली के डरे हुए लोग जब भी कोई फैसला थोपेंगे तो स्टेट में अनस्टेबिलिटी आएगी। हम चाइना बॉर्डर पे बैठे हैं, हम नेपाल बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारे साथ इतना। अब मैं कांग्रेस पे भी आ जाऊं। क्या अभी एक सवाल आया था कि क्या उस मुख्यमंत्री को, विजय बहुगुणा को रहने देना चाहिए था या नहीं रहने दिया नहीं चाहिए था?
अब सवाल है कि विजय बहुगुणा का पिछला बैकग्राउंड महाराष्ट्र का क्या उनको मुख्यमंत्री बनाने वालों को नहीं पता था? क्या पता था तो क्यों बना दिया? कुल प्रॉब्लम यह है कि बार बार स्टेट को सेंटर के नेता समझ नहीं पा रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसका असर विकास पे तो पड़ रहा है, युवाओं पे पड़ रहा है, पलायन हो रहा है साथ साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे यहां रिटायर्ड फौजी बहुत हैं, बॉर्डर पे भी पड़ता है, मानो मत मानो। इसलिए हम यहां जो भी लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो जोशी जी हो चाहे हमारी दसौनी जी हो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग ईमानदारी से आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए। भूल जाएं कि हमारा नेता कौन है, हमारा नेता कौन है। ठीक है, ही कहा था कि राजनीतिक बड़ा है या राजनीतिक दल बड़ा है या राज्य बड़ा है, हमको तय करना होगा। और अगर राजनीतिक दल गलत कर रहा है, गलत फैसले ले रहा है, तो हमें उनको रोकना होगा, क्योंकि अस्मिता में हमारा राज्य जुड़ा हुआ है, देवभूमि उत्तराखंड। पंकज, आप मुझे बताइए कि क्या हमारे जो उत्तराखंडी राजनीतिक लोग हैं उनको यह प्रश्न अपने आप से नहीं पूछना चाहिए कि साहब हम अपने प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये पूछना भी चाहिए और जनता भी पूछेगी उनसे कि अनस्टेबिलिटी चाहे वो हर राजनीतिक दल के द्वारा हो, वो हमेशा अनस्टेबिलिटी की गई है और बीजेपी ने तो कुछ ज़्यादा ही की है। क्या इन तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े सो कॉल्ड बड़े नेता हैं उनको ये नहीं पता कि आप जिस मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं उसको क्या संवैधानिक संकट में फंसना होगा? मैं उन जो तमाम इनका तंत्र है, जो सोचने वाला तंत्र है, क्या उनको इस बारे में नहीं पता था कि तीरथ सिंह रावत मात्र 3 महीने या 4 महीने मुख्यमंत्री केवल इसलिए रहेंगे कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर सवाल उठते हैं और सवाल उठने भी चाहिए। और हम जैसे लोग जो उत्तराखंड के युवा हैं वो एक सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड की जनता को क्यों धोखा दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सबके लिए जरूरी है। व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, आप सांसद को क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप उपचुनाव लाद रहे हैं साहब राज्य पे, और एक गरीब राज्य पे आप उपचुनाव लाद रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये अगर आपने विधायक बनाए हैं, 57 सीटें आपकी हैं, क्या आपको उनमें से कोई ऐसा विधायक नहीं मिला था जो अभी आप उनको मुख्यमंत्री बना सकते थे जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया? तो आपने अपने आप ही एक चुनाव लादा और उसके बाद खुद ही एक संवैधानिक संकट की बात करके उनको हटा दिया। ओके, गरिमा जी आप बोलिए, उसके बाद मैं लास्ट कमेंट सुरेश जोशी जी से लूंगा। गरिमा जी, देखिए, संवैधानिक व्यवस्था थी, मुख्यमंत्री अगर चाहते तो सल्ट उपचुनाव लड़कर इस संवैधानिक संकट से राज्य को उबार सकते थे। भाजपा यदि चाहती तो, केंद्रीय नेतृत्व यदि चाहता तो कहीं ना कहीं हमारा आरोप है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है। और इन 4.5 सालों के कार्यकाल को समग्रता में देखा जाएगा, त्रिवेंद्र सरकार और तीरथ सरकार का अलग अलग जो है सेक्लूड करके इनके कार्यकालों को नहीं देखा जाएगा। खैर, दोनों के ही कार्यकाल अपने आप में गुड़गोबर थे, तो 4.5 साल में जो हुआ वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। 20 किसानों की आत्महत्या, व्यापारी की मंत्री के दरबार में आत्महत्या, पंडा पुरोहितों का सड़क पर आ जाना, 3 युवतियों के संग यौन उत्पीड़न हो जाना, काले अध्यादेश के रूप में भू कानून का बना दिया जाना, जिला विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया जाना, देवस्थानम बोर्ड का गठन कर दिया जाना, और इस तरह के कई ऐसे फैसले जिसके लिए भाजपा की किरकिरी हुई, और बयान तो ऐसे कि सारे के सारे म्यूजियम में सजा। मेरे पास बिल्कुल सुरेश जोशी जी, अब कौन और आगे क्या? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि मैंने पहले भी आपसे कहा जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी, अब आगे जो है भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। हमारी एक आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी के लिए हम जाने जाते हैं, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा वो कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक खड़ा है वो, और हमारा वो जो हमारा एक ढांचा बना हुआ है पूरा संगठनात्मक, वो ढांचा, ये सारे सब मिल करके एक सामूहिकता में एकता, मैंने जो बोला सामूहिकता में एकता, उसको लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। और उसी चुनाव में जाकर के हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी आइडियोलॉजी की जिम्मेदारी। अगर जनता आपसे पूछेगी कि भाई साहब हमने आपको 57 विधायक दिए, 5 सांसद दिए, आपने 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले, तो आप क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि हमारा मन किया हमने बदल दिए?
देखिए देखिए रमेश जी, मैं आपको एक बात इस प्रश्न का भी बहुत संक्षिप्त उत्तर दे दूं। जब हम 2017 के चुनाव में गए थे, हमने कोई मुख्यमंत्री का फेस रख करके किसी फेस को लेकर के हम नहीं गए। हमने ये नहीं कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये मुख्यमंत्री होगा। एक लाइन में कह दीजिएगा दोनों मुख्यमंत्री नालायक थे। अब फिर वही डिस्टर्ब, अब क्या करूं मैं, समझ में नहीं अच्छा, आता। ओके गरिमा जी, एक मिनट। मुख्यमंत्री निकम्मे थे, निठल्ले थे, निष्क्रिय थे, अकर्मण्य थे और नालायक थे। अब आप कहेंगे कि सुरेश जोशी राष्ट्रीय नेताओं बच जाते हैं। जब राष्ट्रीय नहीं, आपके पास कुछ और है नहीं ना जोशी जी, मैं तो जवाब बता रही हूं आपको, आप निरुत्तर हैं। तो मैं कहां जाऊंगा? इस सवाल के उत्तर हैं। जब हमने संवैधानिक संकट की बात उठाई तब भी आपने कुतर्क किया, और अभी भी आप अपने मंत्रियों को किसी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। डोंट जस्टिफाई देम, डोंट जस्टिफाई। एक मुख्यमंत्री तो आपका विधानसभा का मुंह नहीं देख पाया, विधानसभा का मुंह नहीं देख पाए तीरथ रावत, उससे पहले ही बदल दिया आपने। ये भी इतिहास में दर्ज होगा। लोकसभा का मॉनसून सत्र ज्वाइन करेंगे, कल उनका स्टेटमेंट आया था, पूरा लोकसभा का मॉनसून सत्र ज्वाइन करेंगे। मैं एज अ मुख्यमंत्री विधानसभा की बात कर रही हूँ कि उत्तराखंड विधानसभा का तो मुंह ही नहीं देख पाए बेचारे। समाप्त करो या वैसे? जोशी जी बोलिए, प्लीज बोलिए, ऐसे नहीं जाएंगे, आप बोलिए ना। अच्छा, अरे पूरा शो आपका है भाई। ओके मैम प्लीज, जोशी जी। गरिमा जी को पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक। नहीं प्लीज मैं सुन रही हूँ, जोशी जी बोलिए। मैं सुन रही हूँ और बहुत सीख रही हूँ। मैडम एक मिनट, बहुत सीखने को मिलता है, एक मिनट बहुत सीखने को मिलता है। बोलिए गरिमा जी, अभी आप उनको, जोशी जी को बोलने दीजिएगा। जब जनता आपसे पूछे कि साहब हमने आपको 2/3 बहुमत दिया, आपने अस्थिरता क्यों फैलाई, आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, पहली बात तो रमेश जी, निश्चित तौर पर जब लोग हम चुनाव में जाएंगे तो चुनाव में देखो जनता हमसे ये भी पूछेगी कि भाई 2017 में आपने जो हमारे सामने वादे रखे थे, जो बातें की थी, वो पूरी की नहीं की। नंबर 1 तो ये पूछेगी। हाँ। नंबर 2 जनता हमसे ये भी पूछेगी कि भाई अब आप जो है 2022 के लिए कौन सा रोड मैप लाए। आपने कहा ना मैं आपकी सरकार में ऐसे सलाहकार था, तो मुझे वो आपका मैनिफेस्टो याद है, मैं आपको याद दिला देता हूं। आपने कहा था किसानों का, एक मिनट, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने कहा था लोकायुक्त, एक मजबूत लोकायुक्त लाएंगे। अब मुझे दोनों प्रोमिसेस में बता दीजिए। नहीं, रोजगार देंगे बेरोजगारों को, भर भर के रोजगार। सुनिए, मैं आपको तीनों चीजों का बता देता हूँ, रोजगार भी बता देता हूँ, लोकायुक्त भी बता देता हूँ, और आपका किसान ऋण माफी वाला। नहीं जोशी जी, आपने उनको गरिमा जी उनको जवाब तो देने दीजिए प्लीज। गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी, गरिमा जी ना, नहीं, गरिमा सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया ना। नहीं उनको एक मिनट सवाल पूछा कि लोग पूछेंगे 2 मुख्यमंत्री क्यों बदले, आप क्या जवाब देंगे? ओके, 2 मुख्यमंत्री क्यों बदले, आप क्या जवाब देंगे? सुनिए ना, देखिए कि आप प्रश्न और उत्तर दोनों आप बन जा रही हैं, तो मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। आप या तो प्रश्न करिए या उत्तर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, जोशी जी को बोलने तो दीजिए। गरिमा जी प्लीज बोलिए, जोशी जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने कहा लोकायुक्त का, निश्चित तौर पर जब लोकायुक्त की बात थी तो फर्स्ट जो हमारा जो है पहला जो सेशन हुआ था, उसी में जो है कि लोकायुक्त का विषय आया था। उसमें प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों ने मिलकर के एक ये विषय तय किया था कि भाई इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी को ये डाला जाए। वो विषय स्टैंडिंग कमेटी में गया तो उसमें क्या अपरिहार्य कारण रहे कि जो नहीं आया, मैं उसमें सर अपरिहार्य कारण मत कहिए, मैं आपको बता देता हूं उसके परिहार्य कारण है। आप लोग लोकायुक्त नहीं लाना चाहते थे। आपके 2 ब्यूरोक्रेट ऐसे थे जिन्होंने कहा साहब गुजरात में भी तो नहीं है, उत्तराखंड में लाने की क्या जरूरत है। हाँ देखिए, दूसरी बात जो आपने किसान ऋण वाली बात की, हमारे घोषणा पत्र में, सुनिए, हमारे घोषणा पत्र में कहीं पर भी किसानों की ऋण माफी का नहीं लिखा गया। आप नेट में सर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं सर, मैं वही सोच रहा था कि आप लोगों ने ऐसा लिखा क्यों करके। नहीं, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। भट्ट जी, लोकायुक्त पे मुझे बताना है, बट जोशी जी को कुछ, लोकायुक्त को प्रवर समिति को तब सौंपा जाता है जब विपक्ष इस पर असहमति जाहिर करे और सर्वानुमति ना बने। कोई भी विषय प्रवर समिति को या स्टैंडिंग कमेटी को तब सौंपा जाता है जब आम सहमति ना बने। लेकिन लोकायुक्त के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, तो फिर आम सहमति का सवाल ही नहीं उठता। आपने जबरन उसको प्रवर समिति को सौंप दिया, जबरन स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया, और त्रिवेंद्र रावत ये कहते हुए पाए गए कि हम भ्रष्टाचार करेंगे ही नहीं, तो हमें लोकायुक्त की जरूरत क्या है? अब ये सूर्यधार झील से लेकर, झारखंड से पैसे से लेकर, कुंभ फर्जीवाड़े से लेकर, नर्सिंग भर्ती के ऑडियो से लेकर, कर्मकार बोर्ड में घोटाले से लेकर, अब ये किसके फर्जीवाड़े हैं? फिर क्या कांग्रेस ने किए हैं? नहीं, त्रिवेंद्र रावत पटल से अब एक बार जोशी जी को पूरा रिप्लाई करने दीजिए मैम प्लीज। जोशी जी
देखिए देखिए गरिमा जी, आपने जितने भ्रष्टाचार और जितने घोटाले अभी बतवाए, और आप लोग एक आशा भी ये लेके बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि हम छतरी के नीचे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं 2022 की। देखो, मुझे जो लगता है कि 2022 का तो आपका सपना बहुत दूर है, कहीं 2042 तक भी उत्तराखंड में आए ना आए मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कांग्रेस। लेकिन जितनी बातें आपने कही हैं, हमने भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, घपले किए, मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको वास्तविकता में ये सारे घपले घोटाले लगते हैं तो आपको कोर्ट की शरण में जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को, और घर अपने घर लीगल सेल मोबाइल से वैन बात से करनी दारू चाहिए बांटोगे ना। आप और तो 42 तक नहीं सुनिए, आएंगे हम। 3-3 अपनी तो महिला सुनिए, कार्यकर्ताओं के बलात्कार करेंगे भाजपा के नहीं, नेता, नहीं, 42 तक नहीं आएंगे हम। नहीं, घर घर मोबाइल नहीं, वैन तो से आप दारू बांटने वो- वाली सरकार हो आप, वो- और आप हमसे कह रहे हो हम 42 तक नहीं सुनिए, आएंगे। एक मिनट गरिमा, सुनिए, उत्तराखंड अभी- देवभूमि की मातृशक्ति का अभी- बलात्कार और यौन शोषण सुनिए, करोगे, हमसे कहोगे सुन- 42 तक नहीं आओगे। एक मिनट। सुनिए, देखिए, उल्टी सुनिए, गंगा बह रही भैया अभी तो। अभी आपको कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता बनना है, अभी मुख्य प्रवक्ता भी नहीं है आप, अभी आपको कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ करना है, विधायक का भी हो सकता है चुनाव लड़ना पड़े आपको। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा संभाल के रखिए, इतना अभी से अगर तेजी दिखाएंगे, अभी तो 7-8 महीने, 8 महीने के लिए भी तो समय रखिए ना, अगर उस तब तक तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे बहन निवेदन और आग्रह है कि आप मेरे सारी बातों को गलत साबित करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, आप गलत करिए, आप सब कुछ बोलिए, लेकिन मैं तो आपको आप लोग व्यक्तिगत खुद सलाह साबित दे कर रहा रहे हूँ। हैं अपने आप को, विपक्ष को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक के बाद एक आप लोग साबित कर रहे हैं अपने आप को गलत। त्रिवेंद्र को हटाकर आपने साबित कर दिया 4 साल का कार्यकाल निठल्ला कार्यकाल था, फेलियर मुख्यमंत्री था। तीरथ को हटाकर अब आपने साबित कर दिया ये 4 महीने का मुख्यमंत्री हम केवल शो पीस के लिए लाए थे। हमको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ओके गरिमा जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कांग्रेस को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं, भाजपा तो अपने पैर गरिमा में जी, खुद कुल्हाड़ी मार आपको रही है। आपको जोशी जी को टाइम देना चाहिए, आप उनको अपनी बात रहने तो वो बात तो बताएं कि भाई जनता को वो क्या कहेंगे करके। नहीं जोशी, देखिए मैंने तो बहुत सारी बातों पे नहीं बोला। NH 74 में इन्होंने कहा कांग्रेस के सफेद पोष संलिप्त थे तो प्रचंड बहुमत की मेरी सरकार क्यों नहीं डाला जेल में। कांग्रेस के लोग अगर NH 74 में संलिप्त थे, नेतागण संलिप्त थे, प्रचंड बहुमत की सरकार इतनी लाचार, इतनी बेबस थी कि आपने एक पर भी लाठी नहीं चलाई। ओके, एक मिनट। एक के गिरेबान में भी आपने हाथ ओके, नहीं डाला। एक मिनट। और उसके बाद भ्रष्टाचार की बात करते हो, जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, यहाँ जनता को वर्गलाने के लिए। गरिमा जी एक मिनट, अभी जोशी जी को 2 मिनट दे रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। जोशी जी आप बोलिए प्लीज। रमेश जी, मैं निशित जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आपसे पूरा लूंगा। निशित जी प्लीज, जो सुरेश जोशी जी। एक सवाल सिर्फ यह है कि अच्छा, त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया ये तो बता दिया जाए। अभी तक उत्तराखंड की जनता नहीं जानती है। अच्छा ठीक है सुरेश जोशी जी, हटाया गया ये भी अपने आप तो बता दें। ये तो यक्ष प्रश्न है जिसका कलयुग में कम से कम जवाब नहीं मिलेगा। त्रेता युग में मिल कौन जाएगा। हिम्मत रखता है पूछने की? नहीं, आज शाम तक फिर से बन सकते हैं त्रिवेंद्र रावत जी। जोशी जी आपका आशीर्वाद रहा तो शाम तक हो सकता है त्रिवेंद्र दोबारा आ ओके जाए, सुरेश जोशी पंडूरी जी जी की तरह। देखिए, पहली बात तो रमेश जी, देखो बहुत हंसी मजाक हम लोगों की हो गई, मैं थोड़ा सीरियसली 2-3 विषय आपके सामने रखूं। पहली बात तो क्या है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी पे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप पूरे देश के अंदर लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो उनकी क्या स्थितियां, क्या दशा उनकी होती है, वो सब आपने देख लिया है और आगे भी उसको देखेंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। देखिए, विषय जहां तक उत्तराखंड का है, हम 2022 में किन मुद्दों को लेके जाएंगे, हमारा नेतृत्व कौन होगा और हमारी क्या एक स्ट्रेटजी होगी आगे के लिए, तो उस पर हम लोगों ने बहुत गहरा चिंतन मनन जो है 3 दिन के अंदर किया है। हमारा रोड मैप से तैयार है, हमारी प्लानिंग से तैयार है। हम उन सारे विषयों को जो है 2-3-4 दिन के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्ष जी उसको सब डिक्लेयर करेंगे और आपके सब सामने। लेकिन इस बार उत्तराखंडी मानने वाला नहीं है, चेहरा तो आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट मिनट में दिल्ली से थोपना वाला चेहरा तो नहीं चलेगा इस बार साहब। देखिए ये देखिए, जब हम राजनीति में काम करते हैं और जब हम चुनाव में जाते हैं तो जो जनता का जनमत होता है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। तो जनता का जो जनमत होगा उसको भी स्वीकार करेंगे। वो तो अभी 2022 बहुत दूर है, इसलिए उसको भी हम स्वीकार करेंगे। हम 57 को भी स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग 19 सीट पर आए थे, हमने उसको भी स्वीकार किया। पंकज कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज। रमेश दा, जिस तरीके से जो ये बात हो रही है कि भाई चेहरा घोषित करेंगे, वो तो जो मेरे सूत्र बताते हैं तैयारी पहले हो चुकी है। भले ही जो अब सीएम बनने वाला है 3 बजे के बाद जिसकी घोषणा होगी, बस 1 मिनट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और उसमें से वो भी आगे जो हैं वो 2022 के चेहरे होंगे। कहा जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये मेरे सूत्र बताते हैं। बाकी 2022 में क्या होता है आपकी आखिरी टिप्पणी सर, उसके बाद लास्ट कमेंट गरिमा जी से। निशित जोशी जी।
चेहरा तो साहब इनके पास कोई है ही नहीं उत्तराखंड में, ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है। वो अपने केंद्रीय नेतृत्व के नाम पे ही लड़ेंगे, बाद में मोहर लग के आ जाएगा। और ये शुरू से पर्ची पे चुनाव करने की जो परंपरा कांग्रेस में थी उसको बीजेपी ने अडॉप्ट कर ली है। तो ये बीजेपी एक दूसरी कांग्रेस बनती जा रही है, उन्हीं की नीतियों को अडॉप्ट किए चले जा रहे हैं। मुझे सबसे याद बड़ा है कि संकट ये है। एक बार मैं आपको गरिमा जी बता रहा हूं, मैंने लोकसभा में जब सुषमा स्वराज जी को इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा साहब बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया है। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। बिल्कुल वही वर्ड मुझे याद है। गरिमा जी, लास्ट कमेंट आपका। आपको लगता है हम सबको एक सीरियस नोट पे ये सोचना चाहिए कि हमारे जो राजनेता हैं उत्तराखंड के, वही उत्तराखंड का भविष्य तय करें और हमारे ही लोग मिल बांट कर ये फैसला करें कि साहब किसको नेतृत्व करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। क्योंकि जब बार बार दिल्ली जाते तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य का मजाक बनता है। नहीं देखिए भट्ट जी, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं आपको बताती हूँ क्यों। निश्चित जोशी जी और आपने जो भाजपा के लिए कहा कि कांग्रेसीकरण हो गया, मैं उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। इसलिए लेती हूँ कॉम्प्लीमेंट क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मनरेगा, आधार, जीएसटी, ये सब कुछ हमारा ब्रेन चाइल्ड है। इस प्रदेश को प्रगति पे ले जाने वाली पॉलिसीज हमारी हैं, जिसको अडॉप्ट भाजपा ने किया। लेकिन हमने ये राजनीतिक अस्थिरता को कभी नहीं अपनाया। आप देख लीजिए, जब तक कांग्रेस रही केंद्र में, हमने कभी भी राज्यों में इस तरह से उथल पुथल, खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग कुछ नहीं करी। नहीं, ऐसा मत कहिए गरिमा जी, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको 50 एग्जाम्पल गिना दूंगा। आपने तो झारखंड में एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना दिया जो आज जेल में है, मधु कोड़ा। हु सपोर्टेड मधु कोड़ा? यू, आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया मधु कोड़ा को। ऐसे में आपको 50 एग्जाम्पल गिना दूंगा मैडम। There is a difference between supporting and there is a difference between You are the part of that government. आप उस गवर्नमेंट का पार्ट थे मैडम। हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में भी अगर हमारी गवर्नमेंट जितने बार भी इंस्टेबल हुई, वो भाजपा की वजह से हुई। राष्ट्रपति शासन यहाँ पर 2 बार भाजपा की वजह से लगा। और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हम जो आप राष्ट्रीय दलों की बात कर रहे हैं, देखिए 57 विधायक आपने चुने। अगर आप उन विधायकों को दे देते कि अपने में से नेता चुनो, तो हर विधायक मुख्यमंत्री बनना चाहता और फिर कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई उसमें होती। कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट की जरूरत होती है जो बीच में कंसेंसस बना सके, सर्वानुमति बना सके। आपने भी बता दिया कि आपकी पार्टी के भी हालात ठीक नहीं है, ये झगड़ा आपकी पार्टी में भी है। नहीं, मैं आपकी बात पर अपना तर्क दे रही हूँ कि जो आप कह रहे थे तो आप पे भी लागू होता है, वो केवल बीजेपी पे थोड़ी ना लागू होता है, वो तो आपकी पार्टी पे भी लागू होता है। मैं कह रही हूँ ना, हम एक राष्ट्रीय दल हैं। जब तक हमारे ऊपर से मोहर नहीं लगेगी हमारे केंद्रीय नेताओं की, तो कैटलिस्ट का काम वो करते हैं प्रदेशों में, वो सर्वानुमति और कंसेंसस बनाने का काम करते हैं। नहीं तो हर विधायक की एस्पिरेशन होती है कि वो मुख्यमंत्री बने। कौन किसी दूसरे के सहरा सजा देगा? बताइए ना आप। 57 में से अगर कहा जाए कि भैया छांटो मुख्यमंत्री अपने में से। इसीलिए तो सुरेश जोशी जी को भी नहीं पता होगा कि साहब किसको कमान देंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में किसको लेके आ जाता है वो कोई बात नहीं। आपको पता सुरेश जोशी जी, बड़ी दिलचस्प बात कहूं, हमारे पत्रकार जो हमेशा हमारे पत्रकार आंकलन करते हैं, इसको बना दिया जाएगा, इसको बना दिया जाएगा। उत्तराखंड का हर एक पत्रकार कह रहा भाई क्यों दिमाग लगा रहे हो, किसी को भी बनाया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। जोशी जी लास्ट में, सुरेश जोशी जी एक बार गरिमा जी लास्ट में, करने के ऊपर भी विधानसभा भंग करने के ऊपर भी विचार चल रहा है। ओके सुरेश जोशी जी लास्ट कमेंट। ओके सुरेश जोशी जी। देखिए लास्ट कमेंट मेरा यही है, हम सब लोग उत्तराखंडी अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस बहस में सारे लोग उत्तराखंड के थे, किसी दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ कोई नहीं था, और सब लोगों को उत्तराखंड की चिंता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, देवभूमि है। हम लोगों ने यहीं पर को रहना है, यहीं इसको आगे बढ़ाना है। इसलिए आज की बहस का जो मैं लास्ट आपसे वादा करता हूं कि हम सब लोग मिल करके, देखो सरकार किसकी बनेगी क्या बनेगी विषय वो नहीं है। विषय ये है कि भाई उत्तराखंड को डेवलप करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड की मूल समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस विषय पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। और हमारी पार्टी निश्चित तौर पर इन सब विषयों को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने रामनगर में बहुत गहरा इस पर चिंतन मनन किया है और इसी विषय को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सर वो चिंतन मनन से जो अमृत निकल कर आया, आपने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया सर। ऐसा मंथन आप लोगों ने 3 दिन तक किया कि साहब राज्य को अस्थिरता के उसमें डाल दिया, और चिंतन करते ही तुरंत बुलावा आ गया, चिंतन खत्म हुआ नहीं। अब जैसे ही अगला चिंतन शिविर होगा,
ओके, अब तो साहब जी, चिंतन नमस्कार। शिविरों से भी डर लगता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, एनीवे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। गरिमा जी, सुरेश जी, निशित जोशी जी, पंकज पवार जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी देवभूमि डायलॉग इस तरह के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करता रहेगा और अगला जो हमारा डिबेट होगा वो बहुत स्पष्ट है, राजनीतिक अस्थिरता के चलते राज्य के विकास में कैसे ब्रेक लग जाता है, इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।